हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 12th में है बायोलॉजी का पेपर देने वाले हो मेरे प्यार बच्चों, तो इस वीडियो को जरूर से जरूर देख के जाना। मेरे प्यार बच्चों, मैं आज आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बताने वाला हूं, वो भी 50 पूरे किताब के 50 महत्वपूर्ण में आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाला हूं। और ये बहुविकल्पीय ही नहीं, बहुविकल्पीय वाला भी प्रश्न है और साथ ही साथ एक नंबर वाला जो वन लाइनर प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में, वो वाला भी प्रश्न है। पूरे किताब का मैंने 50 प्रश्न लिया है मेरे प्यार बच्चों। और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए, लिखने की जरूरत नहीं मेरे प्यार बच्चों, आप लोगों को बस यहाँ पे समझिए और पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, वहां से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और फ्री में पीडीएफ आप लोगों को आंसर सहित मिल जाएगा इसका। यहाँ पे चीजों को समझना है, समय गंवाना नहीं है मेरे प्यार बच्चों। अगर मैं आपको 50 प्रश्न बता दिया, वो 100% गारंटी, उसको कोई रोक नहीं सकता है कि इससे बाहर प्रश्न पूछे। यहां से आप लोगों के कम से कम 10 से 15 मार्क्स आप लोगों के बिल्कुल क्या हो जाएंगे, आज की इस वीडियो से पक्का हो जाएगा बायोलॉजी में। तो 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊं, ध्यान से वीडियो को देखना, लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देखिए पहला प्रश्न स्टार्ट करता हूं मेरे प्यार बच्चों। पहला प्रश्न देखिए क्या है। पहला प्रश्न पूछा गया है यहां आपसे कि पुष्प के नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व कौन करता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 50 प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट है मेरे प्यार बच्चों, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो पुष्प के नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व कौन करता है मेरे प्यार बच्चों। आंसर आप लिखोगे पुमंग। क्या है? पुमंग। तो यहां पे मैं लिख देता हूं पुमंग। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा? पुमंग होगा। क्लियर है? चलिए बात करते हैं वही दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न यहाँ पे है कि 112 लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। तो यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन पूछा है 112 लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, कभी कभी 112 नहीं 200 भी दे देता है, कभी कभी 112 ना देकर क्या कर देता है, 200 भी दे देता है। लेकिन मैं इसका आपको ट्रिक बताता हूं। ठीक है, आपको मालूम है कि लघु बीजाणुओं की जो संख्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो लघु बीजाणुओं की संख्या टोटल कितनी होती है? 4 होती है। आपको करना क्या है कि जो भी संख्या पूछे उसमें 4 से आपको क्या करना है, भाग देना है। जैसे 112 है तो 112 बटे आपको क्या कर देना है, 4 कर देना है। तो कटाइए, तो 4 से कटाओगे तो 4 दूनी के 8, 3 बचा 32 हो गया, 4 आठे 32, कितना आ गया? 28 आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन कितने होंगे? 28 होंगे। अगर आपको 200 पूछे तो 200 में 4 का भाग दे देना तो 50 आ जाएगा। ठीक है, तो यह है ट्रिक। अच्छे तरीके से समझ लेना, कभी भूलोगे नहीं, इतना बेहतरीन तरीके से आपको बताऊंगा। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनने वाले हैं, ध्यान से वीडियो को देखना। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न यहाँ पे मेरे प्यारों से पूछा गया है कि निभाग किसमें पाया जाता है। ठीक है, क्या है कि निभाग किसमें पाया जाता है मेरे प्यारों? निभाग बीजांड में पाया जाता है। किसमें? बीजांड में। तो यहां नोट कीजिए, बीजांड। क्लियर है? चलिए तीसरा प्रश्न भी हमने अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया। आगे बढ़ते हैं और चौथा प्रश्न देखते हैं। देखिए चौथा प्रश्न क्या है कि साल्विया में किसके द्वारा परागण होता है। साल्विया में किसके द्वारा परागण होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यार बच्चों, ये आपके एग्जाम में बनना क्या है, तय है। तो साल्विया में किसके द्वारा परागण होता है? तो कीट परागण के द्वारा। किसके द्वारा? कीट परागण के द्वारा। तो यहां पे लिखिए कीट परागण। कीट परागण। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5वां। देखिए प्रश्न नंबर 5वां क्या है, किस पौधे में जल द्वारा परागण होता है। तो किस पौधे में जल द्वारा परागण होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पौधे का नाम मैं बता देता हूं। ठीक है, एक तो हाइड्रा में होता है। किसमें? हाइड्रिला। हाइड्रिला में होता है। और एक आपका होता है मेरे प्यारे बच्चों बेसिलनेरिया में। तो यहां पे लिख देता हूं मैं बेलिसनेरिया। ठीक है, ध्यान से आप लोग नोट करना क्योंकि थोड़े नाम इसके डिफिकल्ट होते हैं, इसलिए मैं आराम से लिख रहा हूं आप लोगों को। तो हाइड्रिला में, एक होता है बेलिसनेरिया में। ठीक है, तो किस पौधे में जल द्वारा परागण होता है? तो हाइड्रिला और बेलिसनेरिया में, दोनों याद होने चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। क्लियर है? चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है कि किन पादपों में दोहरा निषेचन होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट।
ठीक है, ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि किन पादपों में दोहरा निषेचन होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो आवृत बीजी पौधों में। ठीक है, यहाँ पे उत्तर लिखिएगा, उत्तर में लिखिएगा आप लोग आवृत बीजी पौधों में, आवृत बीजी पौधों में। ठीक है, आराम से लिखिए, बिल्कुल एक एक वर्ड आप लोगों को लिखना है ध्यान से। अगर 50 प्रश्न तैयार है तो 15 नंबर बिल्कुल आपके क्या है, फिक्स है, 10 से 15 नंबर। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7वां। देखिए प्रश्न नंबर 7वां क्या है कि आवृत बीजी पौधों का भ्रूण कोश कैसा होता है। यह भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, कि आवृत बीजी पौधों का भ्रूण कोश कैसा होता है। तो त्रिगुणित होता है। कैसा होता है, त्रिगुणित होता है। तो यहां पे लिखिए त्रिगुणित, त्रिगुणित होता है। अगर इसकी संख्या पूछे तो इसकी संख्या होता है 3x। क्या होता है, संख्या की अगर बात पूछे तो संख्या 3x होता है। ठीक है, ये भी आप याद रखना। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8वां। क्या है, कौन सा फल कूट फल है। कौन सा फल कूट फल है। मेरे प्यारों, जो कूट फल पूछे, या कूट फल को हम लोग यहाँ पे झूठा फल भी कहते हैं। ठीक है, या इसे आभासी फल भी कहते हैं, आप इसे मिथ्या फल भी कहते हैं। ठीक है, इसे तो कई नामों से जाना जाता है, किसी नाम से भी पूछ सकता है कि कौन सा फल कूट फल है, या झूठा फल है, या आभासी फल है, या मिथ्या फल है, किसी नाम से पूछा जा सकता है, आपको घबराना नहीं है। तो इसका आंसर आपको लिखना है स्ट्रॉबेरी। ठीक है, स्ट्रॉबेरी। इसलिए कई नाम है, इसलिए पूरा नाम बता दे रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में अगर घुमा दे तो ये नहीं कि आप लोग इसका आंसर ना दे पाओ। इसलिए पूरा का पूरा मैं एक एक वर्ड बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्रावण किन कोशिकाओं द्वारा होता है। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्रावण किन कोशिकाओं द्वारा होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट ये प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। तो किन कोशिकाओं के द्वारा होता है, तो लीडिंग कोशिका के द्वारा। तो यहां पर लिखेंगे आप लीडिंग कोशिका के द्वारा, लीडिंग कोशिका, लीडिंग कोशिका। मेरे प्यारे बच्चों, आप विश्वास रखो, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बस ध्यान से आप पढ़ते जाना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10वां। देखिए प्रश्न नंबर 10वां क्या है। प्रश्न नंबर 10वां है, स्त्रियों में आवर्त चक्र सामान्यतः कितने दिनों का होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्त्रियों में आवर्त चक्र सामान्यतः कितने दिनों का होता है। वैसे तो 28 दिन का होता है, लेकिन 28 से लेकर 29 दिन तक लिखा जाता है। तो आप 28 से लेकर 29 दिन लिखना है, इस तरह 28 से लेके 29 दिन। ठीक है, ऐसे लिखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11। देखिए प्रश्न नंबर 11 क्या है कि प्रसव के समय गर्भाशय में संकुचन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रसव मतलब समझते हैं। प्रसव का मतलब होता है कि बच्चे होने की प्रक्रिया, जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय की प्रक्रिया को हम लोग प्रसव कहते हैं। तो प्रसव के समय गर्भाशय में संकुचन को कौन सा हार्मोन जो है वो प्रेरित करता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन। क्या, ऑक्सीटोसिन। मैं लिख देता हूं अच्छे तरीके से, आप इसको बढ़िया से लिखना, ऑक्सी, और अच्छे वर्ड में लिखना, क्योंकि आप लोगों को बिल्कुल सही सही लिखना होगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे प्रश्न नंबर 12। देखिए प्रश्न नंबर 12 क्या मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 12 है कि एमटीपी का पूरा नाम क्या है। एमटीपी का पूरा नाम क्या है। इसे हिंदी में बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों सगर्भता सचिकित्सा समापन। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में हमें बताना है कि एमटी का पूरा नाम क्या होगा। तो एमटीपी का एम से होगा मेडिकल। क्या होगा, मेडिकल। नोट कीजिए, एम से मैंने मेडिकल लिख दिया। टी से क्या होगा, टर्मिनेशन। टी से क्या होता है, टर्मिनेशन। तो टी से हमने क्या कर दिया भाईजान, टर्मिनेशन कर दिया। इसी तरह पी से क्या होगा, प्रेगनेंसी। तो PREGNANCY, प्रेगनेंसी। ठीक है, ये हो गया फुल फॉर्म एमटीपी का पूरा नाम। क्लियर है, 12वां प्रश्न भी क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, कि आईवीएफ तकनीक का पूरा नाम क्या है। ये तो आप लोग जानते होंगे, आजकल टीवी पे भी बहुत ऐड आता है इसका। आईवीएफ तकनीकी का पूरा नाम आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा आई से हम लोग लिखेंगे इन, आई से क्या लिखेंगे, इन। वी से लिखेंगे विट्रो।
तो इन विट्रो, और एफ से होगा आप लोगों का फर्टिलाइजेशन, ठीक है, क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन, SATION, क्लियर हो गया। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, जिसे प्रखनली शिशु कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है कि प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया। तो आपको भी मालूम है मेरे प्यारे बच्चों कि प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों को प्रतिपादन किसने किया, मेंडल ने, ठीक है। किसने किया, मेंडल ने। तो यहां लिख देते हैं मेंडल, ठीक है, सिंपल जवाब है। इंपोर्टेंट प्रश्न है ये आपके एग्जाम में आता है। आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या है कि मेंडल के द्विसंकर संकरण का फिनोटाइप अनुपात क्या है। तो मेंडल के द्विसंकर संकरण का फिनोटाइप अनुपात पूछा है। तो फिनोटाइप अनुपात होता है 9:3:3:1। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, इसको याद रखना, यह आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। तो फिनोटाइप का अनुपात यह होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 16 क्या है, मनुष्य में संतान के लिंग का निर्धारण किसके लिंग गुणसूत्र से होता है। मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो किसके लिंग गुणसूत्र से होता है मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण, तो पिता के गुणसूत्र के द्वारा होता है। तो यहां पर लिखेंगे पिता के गुणसूत्र के द्वारा, पिता के गुणसूत्र। मेरे प्यारों चाहिए वन लाइनर प्रश्न है जो 1 नंबर के लिए आते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और वन लाइनर दोनों कवर हो जाएंगे इसमें, 50 प्रश्न अगर आपको तैयार हैं तो। आगे देखेंगे, और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। देखिए प्रश्न नंबर 17 क्या है, टर्नर सिंड्रोम किस विकार का उदाहरण है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो टर्नर सिंड्रोम किस विकार का उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कि टर्नर सिंड्रोम किस विकार का उदाहरण है, तो गुणसूत्रीय विकार का उदाहरण है। किसका, गुणसूत्रीय। तो यहां लिखेंगे गुणसूत्रीय विकार का उदाहरण है, गुणसूत्रीय। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे ध्यान से समझ लेना, ठीक है। तो 3 यहाँ पे आते हैं, 3 पूछता है, ठीक है। एक तो आप लोगों का डाउन सिंड्रोम पूछ लेता है, मैं लिख देता हूं, अच्छे तरीके से आप इसको याद कर लेना। एक तो डाउन सिंड्रोम पूछता है, ठीक है, और दूसरा तो आप लोगों का यही हो गया टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम हो गया। और एक मेरे प्यार बच्चों और पूछता है क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। क्या पूछता है, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। ये तीनों में से कुछ भी दे दे मेरे प्यार बच्चों, पूछे कि किसका किस विकार का उदाहरण है, तो आप गुणसूत्रीय विकार का उदाहरण मानना। तीनों में से कोई दे सकता है, जिसमें इसमें टर्नर सिंड्रोम पूछा इस बार। क्लियर है, पूरा डिटेल में बताता जा रहा हूं, कहीं से भी प्रश्न पूछे तो आप इसका जवाब दे पाओ। चलिए मेरे प्यार बच्चों आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर यहाँ पे 18। प्रश्न नंबर 18 क्या बोला है कि किसने पुष्टि किया कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसने पुष्टि किया कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 वैज्ञानिक थे, एक तो हर्षे थे, क्या नाम था, हर्षे, व एक वैज्ञानिक चेस थे, ठीक है, चेस, नाम याद कर लो, हर्षे व चेस। तो किसने पुष्टि किया डीएनए का आनुवंशिक पदार्थ है, हर्षे व चेस। क्लियर है मेरे प्यारों, जो कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 19 क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक की खोज सर्वप्रथम किसने किया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक की खोज सर्वप्रथम किसने किया, ये आपके एग्जाम में 100% आपके पेपर में बनने वाला है। तो आप उत्तर लिखिए अलेक जेफ्रे, ठीक है, क्या नाम उनका, अलेक जेफ्रे, या कहीं कहीं ऐसा लिखा होता है एलेक, ठीक है, अलेक कहिए या एलेक, कई किताबों में एलेक लिखा है, एलेक जेफ्रे। तो कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, इसलिए मैं दोनों बता दिया हूं आप लोगों को, ठीक है। तो अलेक जेफ्रे कहिए या एलेक जेफ्रे कहिए, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर यहाँ पे 20वां क्या है कि आरएनए अणु में थायमिन का विस्थापन किसके द्वारा होता है। तो आरएनए अणु में थायमिन का विस्थापन किसके द्वारा होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो होता है किसके द्वारा, यूरेसिल के द्वारा। किसके द्वारा, यूरेसिल के द्वारा होता है।
तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा यूरेसिल। ठीक है, अब आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है भी प्रश्न है कि मिलर के प्रयोग में हाइड्रोजन, अमोनिया तथा मेथेन में क्या अनुपात था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो मिलर के प्रयोग के अनुसार देखो, हाइड्रोजन, अमोनिया, मेथेन में क्या अनुपात था, तो अनुपात हो जाएगा 2:1:2। लेकिन अनुपात चेंज भी हो सकता है। देखो, पहले हाइड्रोजन आया है तो हाइड्रोजन का होता है 2, अमोनिया का होता है 1, फिर मेथेन का होता है 2। ये क्रम चेंज कर सकता है, पहले मेथेन को पूछ सकता है, हाइड्रोजन को बाद में घुमा सकता है, अमोनिया को घुमा सकता है। तो ये क्रम अगर चेंज करेगा तो अनुपात भी चेंज हो जाएगा। हालांकि हाइड्रोजन, अमोनिया, मेथेन इस अनुपात में पूछा है तो इसका आंसर होगा 2:1:2। ठीक है, तो अनुपात चेंज हो सकता है इसके, अगर घुमा देगा, हाइड्रोजन को पहले कर देगा, मेथेन को बाद में कर देगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना आप लोग, मैं पहले से बता देता हूं आपको। आगे देखिए प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 क्या है कि मछलियों के पंख एवं व्हेल के चप्पू क्या दर्शाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट भी है। तो मछलियों के पंख एवं व्हेल के चप्पू क्या दर्शाते हैं, तो समरूपता को दर्शाते हैं। किनको दर्शाते हैं, समरूपता को दर्शाते हैं। तो चलिए नोट कर लीजिए, समरूपता को दर्शाते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 23 में देखिए क्या है, प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा डार्नीवाद ने। ठीक है, किसने किया, डार्नीवाद ने किया। ठीक है, तो इसका डार्नीवाद हो जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, डार्नीवाद। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 क्या है कि उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। ठीक है, यह भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तो आप आंसर लिखिए ह्यूगो। क्या लिखोगे, ह्यूगो डी ब्रिज ने। ठीक है, ह्यूगो डी ब्रिज ने प्रतिपादित किया उत्परिवर्तन सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है इसका सही आंसर होगा। आगे बात करेंगे अगला प्रश्न 25, जल्दी से तैयार कर लो। ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारों। जो 50 प्रश्न अगर आपको तैयार हैं, आप बिल्कुल टेंशन फिक्र रहिए कि आपसे 10 से 15 नंबर बिल्कुल तैयार है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। आगे देखेंगे 25वां प्रश्न क्या है। ठीक है, 25वां प्रश्न है, देखिए 25वां प्रश्न है कि विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है। ठीक है, तो विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आपके आरएनए और डीएनए दोनों होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आरएनए और डीएनए। ठीक है, आरएनए और डीएनए दोनों होते हैं। तो विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ आरएनए और डीएनए दोनों होते हैं। क्लियर हो गया ये भी प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 26। देखिए प्रश्न नंबर 26 क्या है कि डेंगू बुखार का वाहक कौन है। ठीक है, तो डेंगू बुखार का वाहक कौन है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आंसर आप लिखोगे। ठीक है, आंसर लिखोगे कि मादा मादा एडिस, नाम स्पष्ट लिखना, मादा एडिस इजिप्टी। इजिप्टी, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेंगू बुखार का वाहक मतलब किससे होता है, तो मादा एडिस इजिप्टी से होता है। ठीक है, और मैं कुछ चीज बता देता हूं आप लोगों के लिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। जैसे आपको मलेरिया पूछ दिया कि मलेरिया का वाहक क्या होगा। ठीक है, यहाँ लिख भी देता हूं ताकि आप लोगों को पूरा का पूरा क्लियर हो पाए। ठीक है, लिखिए मलेरिया का अगर आपसे पूछ दे कि वाहक के क्या होगा, तो मलेरिया के लिए लिखिए इसका होता है मादा। क्या होता है, मादा एनाफिलीज। मादा एनाफिलीज, एनाफिलीज मलेरिया के लिए होता है। ठीक है, एक आपका फाइलेरिया का भी पूछ लेता है, वो भी मैं लिख देता हूं। ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में दे दे तो आप कंफ्यूज ना हो, एक नंबर आपको मिल जाए। फाइलेरिया, ठीक है, और फाइलेरिया को ही मेरे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, हाथी पांव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाथी पांव कहा जाता है फाइलेरिया को। तो इसका अगर वाहक आपको पूछ दे तो इसका वाहक लिख लीजिए मादा क्यूलेक्स। ठीक है, इसका क्या होता है, मादा क्यूलेक्स होता है वाहक। ठीक है, तो तीनों मैंने बता दिया मेरे प्यारों, याद कर लेना। डेंगू बुखार का तो मादा एडिस इजिप्टी, मलेरिया का मादा एनाफिलीज, और फाइलेरिया जिसे हाथी पांव कहते हैं उसका वाहक हो जाएगा मादा क्यूलेक्स। ठीक है, तीनों बता दिया, तीनों याद कर लेना। आगे देखिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 27 क्या है। प्रश्न नंबर 27 है टाइफाइड रोग का रोग जनक कौन है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है,
टाइफाइड रोग का रोग जनक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे आप लिखोगे साल्मोला टाइफी। क्या लिखोगे? साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी, टाइफी। ठीक है, ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। अगला प्रश्न है 28 प्रश्न। 28 प्रश्न है कि बिडाल परीक्षण किस बीमारी की जांच में उपयोग किया जाता है? मेरे प्यारों, जो आपको भी मालूम है कि बिडाल परीक्षण किस बीमारी के लिए जांच किया जाता है, तो टाइफाइड में ही। ठीक है, जब टाइफाइड आपको होगी तो बिडाल टेस्ट होता है आप लोगों का, तो हो जाएगा टाइफाइड। क्यों? टाइफाइड का रिपोर्ट देखिएगा, उसमें लिखा रहता है बिडाल टेस्ट, टाइफाइड। हाँ, आगे बढ़ेंगे, अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 29। देखिए प्रश्न नंबर 29 क्या है। प्रश्न नंबर 29 है कि टीबी के टीके का नाम क्या है? ठीक है, तो टीबी के टीके का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो उसे हम लोग बोलते हैं बीसीजी। क्या बोलते हैं? बीसीजी। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म भी मैं लिख देता हूं। ठीक है, तो बेसिलस, आराम से लिख लीजिए, बहुत सारे बच्चों को फुल फॉर्म की जरूरत होती है, तो मैं लिख देता हूं अच्छे तरीके से, बेसिलस। और सी से हो जाएगा आपका कैलमेट, CALMETE, कैलमेट। और जी से हो जाएगा आप लोगों को ग्वारिन, तो हो जाएगा GUERIN। ठीक है, तो फुल फॉर्म भी मैंने अच्छे तरीके से लिख दिया। क्या हो जाएगा? बेसिलस कैलमेट ग्वेरिन। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है 30वां प्रश्न। देखिए क्या है 30वां मेरे प्यारे बच्चों। एलिसा परीक्षण किस बीमारी की जांच में उपयोग किया जाता है? ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है। एलिसा परीक्षण किस बीमारी की जांच में उपयोग किया जाता है? तो वो होता है आप लोगों का एड्स। किसमें? एड्स में। तो है AIDS, एड्स में। क्या इसके भी फुल फॉर्म की जरूरत है? बिल्कुल, तो इसको भी मैं लिख देता हूं, एक्वायर्ड। ए से क्या होता है? एक्वायर्ड। तो ACQUIRED, नोट कर लो मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है? एक्वायर्ड। और आई से हो जाएगा यूमिनो, IMMUNO, इम्यूनो। डी से हो जाएगा डिफिशियंसी, तो हो जाएगा DE। और FICIENCY, डिफिशियंसी। और यस से सिड्रोम, तो SYNDROME। लिख लो मेरे प्यारे बच्चों, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, पूरा का पूरा बता रहा हूं आप लोगों को। आगे देखिए प्रश्न नंबर 31 क्या है। 31 है मेरे प्यारे बच्चों कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज किसने किया था? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का एडवर्ड जेनर ने। क्या होगा? एडवर्ड, लिखिए एडवर्ड जेनर ने, जेनर ने। ठीक है, नोट कर लिया आपने, एडवर्ड जेनर ने। चलिए प्रश्न 31 भी क्लियर हो गया। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि बैक्टीरिया द्वारा किण्वित फूले हुए आटे का उभरा हुआ रूप किस गैस के बनने के कारण होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपको मालूम है कि फूले हुए आटे का उभरा हुआ रूप किस गैस के बनने के कारण होता है? तो होता है आप लोगों का CO2। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। कोई भी खाद्य पदार्थ मेरे प्यारे बच्चों हो, खाने वाला कोई भी पदार्थ, उसमें हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाया जाता है, इस बात को याद रखना। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। किण्वन प्रक्रिया के द्वारा जो भी चीजें फूलता है उसमें हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, इस बात को याद रखना। आगे देखिए अगला प्रश्न है आप लोगों का 33 प्रश्न। क्या है? 33 प्रश्न है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, तो हो जाएगा एलेक्जेंडर, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, फ्लेमिंग ने। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 34। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 34 प्रश्न, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो गोबर गैस कहिए या उसको बायोगैस कहिए या इसको जैव गैस कहिए, सभी एक ही है। तो गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। क्या है? मीथेन है मेरे प्यारे बच्चों। इसे मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं, आप लोगों को मालूम होगा, इसे हम लोग मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं।
क्लियर है मेरे प्यारों बच्चों, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है 35 प्रश्न। क्या है कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जीवाणुओं का नाम क्या है? तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जीवाणुओं के नाम बहुत सारे नाम है, बता देता हूं, आप लोग लिख लो। एक तो राइजोबियम होता है। क्या होता है? राइजोबियम। अच्छे से नाम लिखना, थोड़ा डिफिकल्ट नाम होता है इन सब का, ठीक है, इसलिए मैं आराम आराम से पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। राइजोबियम होता है। एक नॉनस्टाक होता है, ठीक है, नॉनस्टाक। मैं लिख रहा हूं, आराम से आप भी नोट कर लो। फिर माइकोराइजा होता है, माइकोराइजा, माइकोराइजा। देख लीजिए, इतना डिफिकल्ट डिफिकल्ट नाम होते हैं, ठीक है, माइकोराइजा। इसके बाद ट्राइकोडार्मा होता है, ठीक है। तो इतने बहुत हैं, दो तीन याद कर लोगे ना तो काम बन जाएगा आप लोगों का। ट्राइकोडार्मा, क्लियर है, इतना नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आप लोगों का 36 प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कह रहा है कि बीटी जीव विष किस जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है मेरे प्यारे बच्चों? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बीटी जीव विष किस जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है? तो यहाँ पे इसका आंसर लिखिए, बेसिलस। क्या होगा? बेसिलस, बेसिलस थ्यूरेंजेंसिस। क्या लिखोगे? थ्यूरिनजियंजिस। समझ लीजिए, इतने डिफिकल्ट डिफिकल्ट इसके नाम है, लेकिन मैं बिल्कुल आराम से लिख रहा हूं, आप इसको नोट कीजिए। बेसिलस थ्यूरेंजेंजिस, ठीक है। तो बीटी जीव किस जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है? इस जीवाणु द्वारा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आराम से नोट कर लो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 37 प्रश्न। 37 प्रश्न क्या है? कह रहा है कि कौन सा एंजाइम डीएनए को विशेष स्थान पर काटता है? तो कौन सा एंजाइम डीएनए को विशेष स्थान पे काटता है मेरे प्यारे बच्चों? तो लिखिए, प्रतिबंधन। क्या लिखेंगे आप? प्रतिबंधन एंडो न्यूक्लियस, न्यूक्लियज, ये होता है नाम इसका, ठीक है। क्या होता है? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियज। तो कौन सा एंजाइम डीएनए को विशेष स्थान पर काटता है? तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियज, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है कि कौन सा एंजाइम डीएनए खंड को जोड़ता है? तो भाई ये काटता है और जोड़ता है, तो जोड़ने वाले का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? उसको देख लेते हैं। तो इसका होता है लाइगेज एंजाइम। जोड़ता कौन है? तो लाइगेज एंजाइम जोड़ता है, लाइगेज एंजाइम। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 39। क्या है? आणविक कैंची किसे कहते हैं? तो कैंची मतलब जो काटने का काम करता है, तो काटने का काम कौन कर रहा था? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस कर रहा था, तो यही आंसर होगा। तो इसका भी यही आंसर होगा, आप लिख लीजिए प्रतिबंधन, क्योंकि कैंची जो है काटने का ही काम करेगा। तो प्रतिबंधन एंडो न्यूक्लियज, न्यूक्लियज। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर मेरे प्यारे बच्चों 40। कह रहा है कि बीटी कपास किस प्रकार का पादप है? तो बीटी कपास किस प्रकार का पादप है मेरे प्यारे बच्चों? पारजीनी। क्या है? पारजीनी। तो यहां पर लिखोगे पारजीनी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है 41। 41 है कि बीटी कपास में कीटनाशक के रूप में क्या प्रयोग होता है? तो बीटी कपास में कीटनाशक के रूप में क्या प्रयोग होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो प्रोटीन। क्या प्रयोग होता है? प्रोटीन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ प्रोटीन जो है लिख लीजिए, प्रोटीन का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है आप लोगों का 42 प्रश्न। क्या है कि गोल्डन राइस की क्या विशेषता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो गोल्डन राइस की क्या विशेषता है मेरे प्यारे बच्चों? तो इसकी विशेषता की अगर हम बात करें तो पहली विशेषता तो ये होगा कि ये बीटा कैरोटीन होता है। क्या होता है? बीटा कैरोटीन होता है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरा, तो इसमें विटामिन ए पाया जाता है। इसमें विटामिन ए की अधिकता होती है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसमें विटामिन ए की अधिकता होती है। और यह प्रजातियां की अगर हम बात करें तो बासमती प्रजातियां होती हैं, इसमें बासमती प्रजातियां होती हैं। तो इतने विशेषता होता है, तीनों मैंने अच्छे तरीके से आप लोगों को बता दिया।
कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर मेरे प्यारे बच्चों 43 क्या है कि भारत में किसे पारिस्थितिकीय के जनक के रूप में जाना जाता है? तो पारिस्थितिकीय जनक के रूप में किसे जाना जाता है भारत में? तो रामदेव मिश्रा को। किनको? रामदेव मिश्रा को। तो यहां लिख लीजिए रामदेव मिश्रा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 44। देखिए प्रश्न नंबर 44 है मेरे प्यारे बच्चों क्या कि खाद्य श्रृंखला की आधारभूत इकाई कौन होते हैं? तो खाद्य श्रृंखला की आधारभूत इकाई कौन होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? उत्पादक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? उत्पादक, जिसमें आपके हरे पेड़ पौधे आ जाते हैं। हम लोग तो उपभोक्ता होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पेड़ पौधे, क्योंकि हम लोग पेड़ पौधे पे ही निर्भर होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो खाद्य श्रृंखला की आधारभूत इकाई कौन होते हैं? तो उत्पादक, जिसमें पेड़ पौधे होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है 45 क्या है कि पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? ठीक है, तो पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है मेरे प्यारे बच्चों? एक दिशिक के रूप में होता है। किसके? एक दिशिक के रूप में होता है ऊर्जा का प्रवाह। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो एक दिशिक के रूप में जैसे आप एग्जांपल लीजिए, जैसे घास है। ठीक है, अब घास को मेरे प्यारे बच्चों कौन खाता है? तो आप कहोगे घास को टिड्डा खाता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। टिड्डा को कौन खाता है मेरे प्यारे बच्चों? मेढक खाता है। मेढक को कौन खाता है मेरे प्यारे बच्चों? मेढक को सर्प खाता है। ठीक है, सर्प को कौन खाता है? सर्प को गिद्ध खाता है। तो देखिए ये ऊर्जा जनरेट हो रही है, इसका ऊर्जा इसमें, इससे ऊर्जा इससे, इसका ऊर्जा इससे, इसका ऊर्जा इसमें हो रही है। मतलब एक दिशिक के रूप में ये चल रहा है। ठीक है, यह पैटर्न। तो पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो एक दिशिक के रूप में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए 46 प्रश्न क्या है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है मेरे प्यारे बच्चों? पश्चिम बंगाल में। तो यहां चलिए लिखिए पश्चिम बंगाल। क्या लिखेंगे? पश्चिम बंगाल लिखेंगे, पश्चिम बंगाल में। क्लियर है? चलिए आगे बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न देखिए, और प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 क्या है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप लोगों का उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? आपके ही उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। आगे बात करते हैं 48 प्रश्न। देखिए 48 प्रश्न क्या है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में। कहाँ पे? असम में मेरे प्यारे बच्चों स्थित है। एक बात बता दूं कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? तो एक सींग वाला गेंडा के लिए। ठीक है, एक सींग वाले गेंडा के लिए, एक सींग वाले गेंडा के लिए फेमस है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे है? असम में है। इसके बाद आपका आता है 49 प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु की अगर हम बात करें तो बाघ है। ये बात तो आपको भी मालूम है, ये प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में, बाघ है। आगे देखते हैं 50वां प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गुजरात में स्थित है मेरे प्यारे बच्चों। कहाँ पे है? गुजरात में स्थित है। और ये किसके लिए फेमस है मेरे प्यारे बच्चों? बब्बर शेर के लिए फेमस है। किसके लिए? तो बब्बर शेर के लिए फेमस है। क्लियर है? चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों 50 प्रश्न मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर 50 प्रश्न आप अच्छे से तैयार कर लेते हो, गारंटी है कि 10 या 15 नंबर मार्क्स आप लोगों के बायोलॉजी के आज ही इस वीडियो से क्या हो गए? क्लियर हो गए। वीडियो को लाइक कर देना मेरे प्यारे बच्चों, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। रही बात पीडीएफ की, इसका पीडीएफ फ्री में मिलता है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आकाश लेक्चरर, वहां से आप ज्वाइन कर लेना और पीडीएफ फ्री में मिलता है, बस आराम से आप पढ़ लेना अच्छे तरीके से। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।